one chapter is left, rest of the topics all are covered. I think working institution सिर्फ रह गया और बाकी सारे हो गए, तो only one chapter is left for CBSE students, that is working institution. तो स्टेट बोर्ड के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर विच आई हैव टेकन इज फ्रॉम हिस्ट्री, दैट इज फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. तो जैसे कि नाम पता चलता है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, यानी कि कॉलोनियलिज्म जब ब्रिटिश राज था हमारे ऊपर, तब फॉरेस्ट सोसाइटी या फॉरेस्ट के साथ क्या हुआ या फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी रही, क्या उसमें कुछ चेंजेस आए, क्या उसमें इफेक्ट्स थे, गुड इफेक्ट्स थे, बैड इफेक्ट्स थे. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो वी गेट एन नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट. In your previous chapter only, natural vegetation and wildlife, we saw that there are so many things that we get from forest. Even if the pen marker I am holding, कुछ ना कुछ इसमें भी contribution है ही है फॉरेस्ट. ठीक है, पेपर जो आप पढ़ रहे हो, इनफैक्ट टॉपिकल रैपर, कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो कहाँ से आती है, सिर्फ फॉरेस्ट से आती है. ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म हम देखेंगे कि कैसे फॉरेस्ट लाइफ जो है वो इफेक्ट हुई, क्या क्या चेंजेस जो है वो फॉरेस्ट में आए. ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, ठीक है, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम अगर हम बात करें, इंडिया वाज अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज, है ना, तो इंडिया में फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा था. 1/6 लैंड जो थी हमारी इंडिया की, वो इसके अंडर आती थी कल्टीवेशन के अंडर. ठीक है, तो बहुत सारा सिर्फ उतनी लैंड हमने क्लियर की थी कल्टीवेशन के लिए, बाकी सारा लैंड जो है, ठीक है, वो किसके अंडर आता था, फॉरेस्ट लगा लो या बाकी जो भी थोड़ा बहुत हाउसिंग एरियाज के अंदर. ठीक है, सो नाउ इफ वी टॉक, तो 1/6 से बढ़कर वो अमाउंट क्या बन चुका है, ऑलमोस्ट 1/2, यानी आधी पूरी जमीन जो कहाँ पर है, हम कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो ला रही है. इसका मतलब हमने क्या किया है, बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन की, यानी पेड़ों को क्या किया है, काटा है. अब ये जो कटिंग ऑफ ट्रीज जो है पहले एंशिएंट टाइम से भी होती थी, बट स्टिल देयर वाज अ बैलेंस. ठीक है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो थी, कि अगर हम नेचर से कुछ ले रहे थे तो उसको रिप्लेनिश होने का पूरा टाइम पीरियड भी दे रहे थे. बट जैसे जैसे ब्रिटिश राज हमारे यहाँ पर आया, तो ड्यूरिंग 16th सेंचुरी हमारे यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन, की ऐसी क्या नीड आन पड़ी, कि क्या हमें ज़रूरत आ पड़ी कि हम क्या करने लगे, डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो उससे पहले भी जो विलेजर्स थे, जो इंडियंस थे, दे वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट ओनली. ठीक है, तो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे फॉर हम कह सकते हैं फायरवुड विच एक्टेड एज अ फ्यूल फॉर देम. कुकिंग के लिए उनको फायरवुड चाहिए होती थी. रूट्स, फ्रूट्स, वो सारी चीजें वो लेते थे. पेड़ पत्तों को ज्वाइन करके वो थालियां बना लेते थे. ठीक है, और अगर कोई गोड है, जैसे बिटर गोड तो नहीं, बॉटल गोड है, तो अगर वो सूख गया है ना, या पम्पकिन है वो सूख गया है, तो उसको हम क्या यूज कर सकते थे, एज अ वेसल टू ड्रिंक वाटर, है ना. कोकोनट उसके कवर में भी क्या कर सकते. तो मतलब कहीं ना कहीं पे देयर आर स्मॉल वेज ऑल्सो जिसमें हम फॉरेस्ट से हमेशा कुछ ना कुछ लेते थे या यूज करते थे. एनिमल्स की हंटिंग की जाती थी बाय ट्राइबल्स, बट नॉट टू दैट मच एक्सटेंट. अब जैसे हमारे राजा महाराजा के टाइम पे हम बोले तो हंटिंग वाज कंसीडर्ड टू बी अ स्पोर्ट, जिसमें किंग जो है वो कभी कभी हंटिंग करने के लिए क्या करते थे, चले जाते थे. बट इतनी ज्यादा वाइड लेवल पे हंटिंग नहीं होती थी. बट ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स ये सारी की सारी चीजें क्या होने लगी, एकदम लार्ज स्केल पे होने लगी. और क्यों होने लगी, उसके बहुत सारे रीजंस थे. ठीक है, सबसे पहले रीजन जो था, जैसे ब्रिटिशर्स जो थे उनको चाहिए थे बहुत सारे कमर्शियल गुड्स. ठीक है, जैसे कि शुगर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया. अब वो गुड्स कहाँ पर ग्रो करते थे, इंडिया में, क्योंकि इंडिया की लैंड क्लाइमेट सुटेबल थे इन सारी चीजों के लिए. तो अब वो कल्टीवेशन कैसे कर पाएंगे, जब उनके पास कल्टीवेबल लैंड क्या होगी, ज्यादा होगी. तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया. तो एक मेजर रीजन ये था डिफॉरेस्टेशन होने का. इसके अलावा अगर हम बात करें प्लांटेशंस की, नाउ जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो सिर्फ एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से और इंडिया के ही लोगों को नहीं मिलते थे यूज करने के लिए, अब वो चीजें कौन कौन सी आ गई, जैसे हमारी टी, कॉफी, रबर प्लांटेशन. तो प्लांटेशन बनाने के लिए भी बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया. ठीक है, अब ड्यूरिंग जैसे जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो देवर इकोनॉमी देवर ग्रोइंग, तो ब्रिटिशर्स के जो अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, जिसमें वो बहुत सारी ओक वुड्स या ओक ट्रीज को कट करके उनकी टिम्बर से क्या बनाते, बड़े बड़े शिप्स.
अब ब्रिटिशर्स में वो फॉरेस्ट क्या होने लगी, कम, क्योंकि कटिंग होने लगी एट अ मास स्केल. Then the Britishers were sent to go and search for new resources, and eventually they came here. They came to India to look for forest resources to get the timber. तो क्या वो और ज़्यादा क्या कर सके, ships जो है वो produce कर सके. So this was also another important reason जिसकी वजह से क्या होने लगी हमारे इंडिया में deforestation होने लगी. Plus Britishers were of the mentality that they thought जो forest है वो क्या है, unproductive है, कि फॉरेस्ट से हमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा है, तो इससे बेटर है कि हम फॉरेस्ट को क्या करें, काट कर उसको कल्टीवेबल लैंड में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले. ठीक है, तो इसके आगे जब हम ये मेन रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट में क्या हो रही थी, डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, यानी पेड़ क्या हो रही थी, कटिंग, पेड़ों को काटा जा रहा था. ठीक है, ऑन अ मास स्केल, और उसके बदले में नए पेड़ जो है वो नहीं उगाए जा रहे थे. ठीक है, सो दिस वाज द रीजन व्हाई देयर वाज डिफॉरेस्टेशन अंडर कॉलोनियल रूल. ठीक है, तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ट्रीज, कुछ भी आप कह सकते हो. खाली कटिंग ऑफ ट्रीज हम इसलिए नहीं कह सकते कि अगर हम कट कर रहे हैं और दूसरी जगह पे अगर उनको प्रॉपर्ली रिप्लेनिश होने का टाइम दे रहे हैं, देन इट इज नॉट डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन तब है कि जंगल के जंगल क्या हो रहे हैं, एकदम गायब हो रहे हैं, हम काट तो रहे हैं पेड़ पर उनको वापस ग्रो होने का टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं दे रहे. ठीक है, तो कॉलोनियल रूल के अंदर एक तो डिफॉरेस्टेशन एक सिस्टमैटिक यानी एक तरीके से उसको काट, पेड़ों को कटाई होने शुरू होगी, प्लस एक्सटेंसिव. एक्सटेंसिव मींस ऑन अ ह्यूज स्केल और लार्ज स्केल. तो 1600 में जैसे मैंने आपको बोला 1/6 ऑफ द लैंड, ठीक है, वाज अंडर कल्टीवेशन ऑफ इंडिया. अब नाउ वो कितनी बन गई है, 1/2. ठीक है, रीजंस क्या थे मेन डिफॉरेस्टेशन के. Jute, indigo, opium, all these things. ठीक है,
रेलवे लाइंस बनानी पड़ती, उसमें भी हमें वुड की यूजेज चाहिए थी, प्लस वुड वाज यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन द रेलवेज, ठीक है। तो इन दो वजहों से भी हमारे जंगल जो फॉरेस्ट जो है वो क्या है, ज्यादा कटने लगे। These were the important reasons which led to the deforestation. ठीक है। हम थर्ड लाइन में आपने 1600 लिखा ना, फर्स्ट से थर्ड लाइन इधर 1600 का क्या मतलब? सेंचुरी, ईयर, साल। डिफॉरेस्टेशन होने लगा, ठीक है। जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होने लगा तो देन ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा क्या हो गया, डर बैठने लगा कि ये सारे जो है, अब जैसे कि रेलवे लाइंस करनी है, टिम्बर्स करनी है, तो इसके लिए क्या है, ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए। तो जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लीगल रूल्स के क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को धड़ाधड़ काट रहे थे और टिम्बर जो है वो भेज रहे थे, भले ही वो शिप बिल्डिंग के लिए हो, भले ही वो रेलवे लाइंस के लिए, ठीक है। सो अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि फॉरेस्ट जो है वो हमारे कमर्शियल यूज के लिए क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि ये तो जो विलेजर्स हैं प्लस जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे आर ओनली यूजिंग द फॉरेस्ट। इस चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने बोलेंगे कि एक पर्सन को बुलाया फॉर एडवाइस, जिनका नाम था डाइटरिच ब्रेंडिस, जो बने हमारे फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS, पता है ना सबको, वो किनके द्वारा स्टार्ट की गई थी, उनके द्वारा ही स्टार्ट की गई। सो ही वाज ऑफ द व्यू कि लोगों को फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करना क्या है, सिखाना पड़ेगा। इट्स अ साइंस एंड द पीपल शुड बी मेड टू लर्न दिस साइंस, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे टू कंजर्व द फॉरेस्ट, ठीक है। क्योंकि उनको लगा कि जो लोकल्स हैं वो ग्रेजिंग कर करके और पेड़ों को काट काट करके क्या कर देंगे, फॉरेस्ट को टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, हमारे किसी काम की नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का क्या किया, निर्माण किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि ऑल ओवर इंडिया में रिक्रूटमेंट्स की और क्या किया, अलग अलग जो जैसे हमारे पास है ना वन विभाग, सुनते रहते हैं ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो उस तरह से अलग अलग जगह पे क्या है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप कर दिए गए ताकि फॉरेस्ट की निगरानी की जाए। अब अंडर दिस फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड से तो समझ में आता है कि जो रिजर्व मतलब जो उन्होंने अपने ही यूज के लिए रखी हुई है और कोई उसको यूज नहीं कर सकता है। प्रोटेक्टेड मतलब जो कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज से प्रोटेक्टेड है, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो है उसमें इन्वॉल्व कर सकती है, और विलेज फॉरेस्ट वो वाला एरिया जो विलेजर्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेस्ट को अलग कैटेगराइज कर दिया गया। बट आप सोचो इतने सालों से जो यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, यहाँ के ड्वेलर्स जो बिना रोक टोक के आज़ादी से फॉरेस्ट के किसी भी एरिया में जा रहे थे, क्या उनको ये चीज़ पसंद आई होगी, है ना। वी नो दैट देयर आर सो मेनी आदिवासी, सो मेनी ट्राइबल पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट। वो मूवी देखी किसी ने, एवेटार देखी है, क्या नाम है उसमें, अरे जब लोग पैंडोरा में जाते हैं, वहां पर ये ह्यूमंस पैंडोरा में जाते हैं, वो ब्लू ब्लू से ऐसे बड़े बड़े से इंसान जैसे, नहीं
प्लैनेट पे, बट वहाँ के लोगों का क्या रिचुअल्स है कि वो वहाँ के लोग जो है वो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और हमारे वाले यहाँ पे जा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फॉरेस्ट को। तो लोगों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीव है, एक बड़ा सा पेड़ है जिसको वो पूजा करते हैं, और हमारे वाले जाके यहाँ से उनको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय। फिर जो हीरो है वो उन्हीं के साथ मिल जाता है और हम लोगों को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज द मूवी। तो अगर हम इफ यू सी, सो ट्रेडिशनली वी टॉक अबाउट अवर ओन आदिवासी है ना, हमारे पास भील्स हैं, गोंड्स हैं, खासी ट्राइब है, कितने सारे ट्राइब है जो किससे एसोसिएटेड है, फॉरेस्ट से। तो उनके एंसेस्टर्स कहाँ से रहते आ रहे हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं। तो इवेंचुअली जब ये सारी चीजें हो रही थी, फॉरेस्ट लॉ सेटअप हो रहे थे, तो नेचुरली लोगों के बीच में क्या आना था, एक गुस्सा आना जरूरी था। अब जो हमारे डाइटरिच ब्रांडिस थे, जो साइंस की वो बात कर रहे थे, तो अगर हम तब वो चीज देखें तो वो तो बात की बात है, बट अगर अभी हम उस चीज को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी वो साइंटिफिक नहीं मानी जा सकती है। वो क्या कह रहे थे कि मतलब जो हमारी लैंड फॉरेस्ट है उनको अगर हम क्लियर करते हैं तो उसके ऊपर फिर कौन से वाले प्लांट्स लगाने चाहिए जो हमारे कमर्शियल यूज के लिए हैं। जो प्लांट्स हमारे कमर्शियल यूज के लिए नहीं है उनको क्या कर दो, लगाओ ही मत, उनको काट दो, और उनकी जगह पे क्या करो, वही वाले प्लांट्स लगाओ जो जिनकी हमें जरूरत है। जैसे टीक और साल ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी टिम्बर हमें इससे हम ब्रिटिशर्स को फायदा होना है, शिप बना सकते हैं। सो दे वर ऑफ द व्यू दैट मोर एंड मोर टिम्बर प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट शुड बी प्लांटेड, है ना। तो बाकी जैसे कि अब इतनी सारी चीजें हैं, मेडिसिनल वैल्यू होती है फॉरेस्ट के प्लांट्स की, ठीक है, बहुत अदर बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं, तो दे वर निग्लेक्टिंग ऑल दोस बेनिफिट्स, ठीक है। सो फाइनली उनकी तरफ से क्या एडवाइस दी गई कि हम फॉरेस्ट को 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब जो लोग जो थे वो जबरदस्ती उसमें ऑब्वियसली सी बात, पीपल जो थे उनकी लाइफ अफेक्ट होनी थी। अब वो जो जबरदस्ती जो घुस रहे थे उसमें, तो दे वर टोटली ऑन द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स। अगर फॉरेस्ट गार्ड्स उनको पकड़ लेते थे तो फिर वो उनसे क्या मांगते थे, ब्राइब की रिश्वत दो तो तुम्हें क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, या फिर जितनी लड़कियां तुमने चुनी है उसमें से कुछ हिस्सा हमें दे दो या कुछ गिफ्ट्स हमें दो। तो ऐसा ऐसा सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया था विद द पुअर पीपल और पीपल हु वर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट। legal rules for using forest जिसके अंडर felling of trees and grazing दोनों को क्या बता दिया गया were made illegal।
which is not right. ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हुई तो नेक्स्ट वाज हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड। तो बताओ कैसे जो लोग हैं उनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा होगा ऑल दीज रूल्स का, बताओ। मैम वो रिसोर्सेज फॉरेस्ट से लेते थे वो मिलना बंद हो गए। उनके शेल्टर्स जो मतलब वो वुड से बेसिकली सारा कुछ बनाते थे, तो वो बेसिक काम हो गए, तो बेसिक नीड्स भी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी जंगलों में ही रह रहे थे, जंगलों के आसपास रह रहे थे, उनको क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी कि उनको वहां से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और बदले में कोई और जगह जो है वो नहीं प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग। सो जैसे कि वो अपने जानवरों को ग्रेजिंग कराने के लिए, फायरवुड देने के लिए, सारी चीजों के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट ये सारी चीजें अब उनके लिए क्या हो गई थी, बंद हो गई। ठीक है, वो सब क्या कर दिया गया था, इलीगल। बहुत सारे रिलीजियस बिलीव्स जुड़े हुए थे लोगों के, है ना, जैसे वो फॉरेस्ट को क्या कह सकते हैं, हम पूजा करते थे फॉरेस्ट की, रिवर्स की, माउंटेन्स की। तो ये सारी चीजें जो है एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट जो थी वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और प्लस आपने पढ़ा होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, क्या उसका उसमें पेड़ों को पहले दूसरा काट नाम क्या है उसका? इनफैक्ट बहुत सारे नाम है इंडिया में उनके। झूम हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, करेक्ट। तो उसमें क्या होता था बेसिकली, क्या होता था उसमें? पेड़ों को काटते थे, फिर उनको जला देते थे, फिर उनको फर्टाइल करते थे लैंड को, उसमें क्रैश होता था, उसे फर्टाइल करते थे, उधर नए पेड़ होते थे। वेरी। अब उसमें क्या होता था, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें आपने क्या कर दिया, स्लैश एंड बर्न। स्लैश में तो पहले हमने पेड़ों को काट दिया और उनको जला दिया, फिर जो एशेस हैं, ऐश क्या है, मैन्योर की तरह काम करता है, उसमें क्या कर दिया हमने, सीड्स जो सो की है, तो अच्छी कल्टीवेशन हमें होती है। तो कुछ सालों तक हम उसमें करते हैं कल्टीवेशन, उसके बाद वो पीस ऑफ लैंड जो है वो हम छोड़ देते हैं ताकि वापस से वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, और हम किसी और एरिया पे ये सब करते हैं। ठीक है, स्लैश बर्न। बहुत सारे हमारे आदिवासी कम्युनिटीज जो है वो इसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत सारी जगहों पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। बट जब ये लॉज बन गए तो क्या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कर सकते थे लोग? नहीं कर सकते। तो एकदम से उनकी लाइफ क्या है, टोटली ही चेंज हो गई। सो दे हैड टू स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। तो जब उनका ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही था, जो क्या बोलेंगे हम, खत्म हो गया, तो अल्टीमेटली फिर उनको क्या फोर्स करने लगे ब्रिटिशर्स, टू वर्क इन द प्लांटेशंस, टू वर्क इन द फैक्ट्रीज, टू वर्क एज लेबरर्स, एंड वेजेस जो क्या करते थे वो बहुत ही मीगर थे। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रही थी। प्लस अब लोग सामने से नहीं काटते, तो लोग ने क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्टेड स्टीलिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, एंड दोज हु वर कॉट दे वर punished, plus और they were at the mercy of the guards। तो guards जनरली से क्या डिमांड करते थे, ब्राइब्स डिमांड करते थे, हिस्सा मांगते थे, जो भी चीज उन्होंने चुराई है तो उसमें some part you should give to us, forest food अगर तुमने लिया है तो that half of the food you should give to us। So all these things were happening। ठीक है, so this is the next topic that we will be doing, that how were lives of people affected। नहीं करना है? नहीं करना है टॉपिक।
मौका नहीं मिल रहा है, तो जो लोग वहाँ पर फिशिंग करते हैं, है ना, नदी जंगल के बीच में जाकर जहाँ पर वो फिशिंग करते हैं, बहुत सारे अपने ऐसे आदिवासियों के घर देखे जो जनरली कहाँ होते हैं, नदी के किनारे होते हैं। क्यों होते हैं नदी के किनारे? बिकॉज वाटर इज बेसिक एबिलिटी, है ना, सोर्स दैट यू रिक्वायर फॉर वॉशिंग, फॉर बाथिंग, फॉर कुकिंग, एवरीथिंग यू रिक्वायर। तो खाना का भी सोर्स रहता है कि आपको फिशेज वहाँ से मिलती है। तो कुछ कम्युनिटीज में कहाँ पर डेवलप हो जाती है, रिवर वैलीज के ऊपर। तो रिवर जरूर नहीं कि प्लेन एरिया से होकर गुजरता है, फॉरेस्ट के अंदर से भी गुजरता है। अब जो फॉरेस्ट के अंदर वाला पार्ट था उसको आप नहीं कर सकते थे एक्सेस, ठीक है, आपके एक्सेस से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट ने इन सबको क्या कर दिया था, इलीगल बना दिया। तो नाउ पीपल वर फोर्स्ड, या फिर कह सकते कि एक ही ऑप्शन रह गया था उनको, दैट वाज टू स्टील। अगर they were caught, they were